हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम कह लीजिए एक तरीके से। लेकिन उसके पहले अपन एक बार को देख लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, अभी तक हमने जो भी बाइनोमियल थ्योरम का डिस्कशन किया था, ठीक है, उसमें अपन सिर्फ किस पे फोकस कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ अपन बात कर रहे थे जबकि पावर में हमारे पास कोई नेचुरल नंबर हो। अब हम बात कर रहे हैं कि अब हमारी पावर कोई सी भी हो, उस केस में एक्सपेंशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपन जो केस देखेंगे वो क्या है, 1 + x की पावर n का है। ठीक है, जहां x आपकी कोई किस तरीके की वैल्यू होनी चाहिए उस पे भी एक रिस्ट्रिक्शन है, 1 + x⁴n। ठीक है, इसका हम एक्सपेंशन लिखेंगे। बट पहले क्या बात आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें केवल तभी लिखी जा रही हैं जब आपका mod x < 1 हो। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन आप लिख रहे हो, लेकिन कब लिख रहे हो? जबकि mod of x आपका <1 है। और n कैन टेक नाउ एनीथिंग, n कैन बी नेचुरल नंबर, ठीक है, n कैन बी फ्रैक्शनल, एंड n कैन आल्सो बी नेगेटिव, और नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो आप देखो 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन किस तरीके का आएगा, 1 + nx + nn-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस 3 टर्म्स लिख दो, nn-1 n-2/3 फैक्टोरियल इंटू x³ प्लस n इंटू n-1 n-2, है ना, समझ में आ रहा है पैटर्न, n-3, ठीक है, अपॉन कितने n थे ऊपर, 4, तो नीचे भी 4 फैक्टोरियल x⁴, और इसी तरीके से हमारे पास डॉट 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 करके कहां तक टर्म्स जाएंगी, तो यहां इंफिनिटी तक टर्म्स जाएंगी। ठीक है, देखो आप देखो, इसका अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूं तो जनरल टर्म में क्या आएगा मेरे पास, जब मैं x की पावर r का कोफिशिएंट देखूंगा तो x की पावर r के कोफिशिएंट के तौर पे आपको क्या मिलेगा, x की पावर r के कोफिशिएंट में मिलेगा आपको n, n-1, n-2, ये सब मिलेंगे। और आप क्या देख सकते हो, जब यहां 4 था तो ये चीज कहां पे खत्म हो रही थी, 3 पे, तो ये भी कहां पे खत्म होगा, n-r+1 पे। और नीचे क्या आएगा, यहां 4 है तो 4 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, r है तो r फैक्टोरियल, और कहानी यहां रुकेगी नहीं, आगे कंटिन्यू ही रहेगी। ठीक है, तो आपके पास इस केस में अगर आप देखोगे तो जब आपका n आपका नेचुरल नंबर है मान लीजिए, तो आपको ऑलरेडी थ्योरम आती है पहले से। आप देखो n को अगर नेचुरल नंबर कंसीडर करते हो तो एक टाइम के बाद जाकर के n-1 n-2 कुछ n+1 टर्म्स तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, 0 आना शुरू हो जाएगा न्यूमरेटर में। n सपोज आप मान लेते हो n को 3 है, तो n अगर 3 है तो ये वाली टर्म बनेगी, ये टर्म बनेगी, ये टर्म बनेगी, यहां पे क्या होगा, 0 आना शुरू हो गया कि नहीं न्यूमरेटर, और इसके बाद जितने भी टर्म्स लिखोगे सब में 0 ही आएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के लिए क्या हो गया, आपके पास यहां तक की टर्म पॉसिबल थी, वो टर्म्स आपके पास आ गई। ठीक है, लेकिन अगर यही सपोज मान लेता हूं मैं कि यही चीज मेरी 4/3 थे, मान लो n, तो अगर n 4/3 है तो देखो क्या कोई ऐसी टर्म है क्या ऊपर न्यूमरेटर में, किसी भी चीज के न्यूमरेटर में, किसी भी टर्म के न्यूमरेटर में कोई ऐसी चीज है क्या कि 4/3 अगर मैं n को लेता हूं तो मेरा न्यूमरेटर 0 हो जाए, उसके लिए तो क्या होना चाहिए, n-4/3 होना चाहिए। लेकिन n-4/3 तो है नहीं, हर जगह क्या है, n-1 n-2 n-3, ये चीजें हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो कि उस न्यूमरेटर को 0 बना सके। ठीक है, और इसलिए अगर हमसे कहा जाए 1 + x की पावर 4/3 कहां तक जाएगा, तो उसका एक्सपेंशन अपन लिख सकते हैं कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन में, ठीक है, जब आप निगेटिव पावर्स लेते हो या फिर आप फ्रैक्शनल पावर्स लेते हो तो आपका एक्सपेंशन इनफाइनाइट टर्म्स का होता है, जिसमें कंडीशन मैंने फिर से बोल दिया कि mod x कैसा होना चाहिए, <1 होना चाहिए, तभी केवल हम ये एक्सपेंशन बोलेंगे वैलिड है। ठीक है, कैसे आया वो सब के बारे में आपको फंसने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत थोड़ा सा इसको यूज करना है, लेकिन आपको जनरल टर्म याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एक तरीके से कहिए कि केसेस बन गए कि अगर n आपका नेचुरल नंबर है तो आपको पहले से पता है, अगर n नेचुरल नंबर है तो कितने टर्म्स आएंगे एक्सपेंशन में, n+1 टर्म्स आएंगे। लेकिन अगर n आपका फ्रैक्शनल है, ठीक है, n इज नॉट नेचुरल नंबर, या फ्रैक्शनल है या फिर निगेटिव है, आप 0 की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं लिख ही देता हूं इसको कि n इज आइदर निगेटिव और फ्रैक्शनल। अगर n आपका निगेटिव या फिर फ्रैक्शनल है तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इनफाइनाइट। ठीक है,
ओके, आपको इसमें से याद क्या रखना है वो मैं बता देता हूं। आपको थोड़ी सी चीज याद रखनी है, क्या है? जनरल टर्म। तो जनरल टर्म इसका tr+1 लिखोगे आप। tr+1 में देखो, फर्स्ट टर्म में x की पावर 0, सेकेंड टर्म में x की पावर 1, थर्ड टर्म में x की पावर 2, तो r+1 टर्म में x की पावर r। ठीक है, तो tr+1 में क्या आया? n-1 n-2 अप टू देखो n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू x की पावर r। ठीक है, और ध्यान रहे ये x प्लस वाई की पावर n के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, हम 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए बात कर रहे हैं। जहां पे सेकेंड टर्म जो 1 के अलावा लिखी गई है वो कैसी होनी चाहिए? तो उसका मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस पूरे चीज में अगर देखें तो थोड़ा सा ये एक्सपेंशन और थोड़ा सा ये जनरल टर्म, बस इतना याद रहना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें भले ही आप 1 प्लस एक्स की पावर, इवन आप देखिए, अगर मैं मान लीजिए आपसे कहता हूं 1 प्लस 2x की पावर -3, इसका एक्सपेंशन करो, क्या टर्म्स बनेंगी? देखो कैसे, n की जगह पे -3 है ना, और x यहां पे जो था वो अब 2x हो चुका है। तो रखो n की जगह पे आपने रखा -3, x की जगह पे रखा 2x, प्लस x की जगह पे आपने रखा 2x। ठीक है, प्लस n की जगह पे -3 है ना, इंटू -4 इंटू -5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की जगह पे 2x रेज टू पावर 3। और इस तरीके से करके आपके पास टर्म्स लगातार बढ़ती जाएंगी। अब देखो, भले ही तुमने पावर निगेटिव लगाई थी, बट टर्म्स एक्सपेंशन के सारे कैसे मिल रहे हैं? आपको पॉजिटिव अच्छे खासे मिल रहे हैं, और पॉजिटिव इतने कि आप x की पावर इन्फिनिटी तक जा सकते हो। ठीक है, ऑल्दो अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मॉड ऑफ 2x अगर लेस देन 1 होगा तभी हम ये सारा एक्सपेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स रहा, जिसमें आपको एक्सपेंशन कैसे करना है, जनरल टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स, बस इतनी चीजों पे फोकस करना है। एक बार मैं एक फ्रैक्शनल पावर के लिए भी दिखा देता हूं। मान लीजिए ये था, तो क्या आएगा? 1 प्लस, आप देखो n की जगह पे 1/3, x की जगह पे 2x, प्लस n की जगह पे 1/3, n-1 -2/3, नीचे 2 फैक्टोरियल, x की जगह पे 2x का होल स्क्वायर, प्लस यहां पे देखो n की जगह 1/3 रखा, 1/3 -2/3 -5/3 अपॉन 3 फैक्टोरियल और इंटू 2x का होल क्यूब एंड सो ऑन। ये आपके पास टर्म्स आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनी इंडेक्स के लिए एक्सपेंशन कर सकते हो। अब इसका क्या क्या यूज हमें करना है वो अपन कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यूज मिलेगा, मैंने पहले बताया है। और इसके अलावा अभी के लिए आप बस 2 क्वेश्चंस देख लीजिए, और बस इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको समझने हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, क्या है ये? एक एक्सप्रेशन है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार बोर्ड्स वगैरह में, है ना। तो यहां पे भी आपका मॉड x लेस देन 1 है। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको सिंप्लीफाई करना है, और इसमें कहा जा रहा है कि नेग्लेक्ट कर दो आप x स्क्वायर और उसकी हायर पावर्स, और मतलब x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4, ये सब नेग्लेक्ट कर दो, मॉड x लेस देन 1 है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका, आपको कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 50 का इन एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म। ठीक है, मॉड x यहां भी लेस देन 1 है। तो अपन शुरू करते हैं। यहां पे देखें, आप सिंप्लीफाई करना शुरू करोगे, एक्सपेंशन करोगे, क्या होगा? 1 प्लस nx, तो n आपका हाफ है और -3x। ठीक है, x स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट ही कर देना था, तो कर दिया, प्लस दूसरे वाले से देखो 1 माइनस 5/3x, उसके बाद नेग्लेक्ट, डिवीजन में आप देखो 4 को बाहर कर लें तो 2 बचेगा, और 1 प्लस x की पावर x/4 की पावर हाफ, सो दैट यहां आपको 1 मिल जाए। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या बचेगा ऊपर, 2 माइनस 3/2 माइनस 5/3, तो x के साथ आपके पास है 3/2 प्लस 5/3, है ना। नीचे क्या है आपके पास, 2 इंटू 1 प्लस x/4 रेज टू पावर हाफ। ठीक, तो आप देखो ये सिंप्लीफाई किया आपने, तो 2 माइनस यहां से क्या बचेगा, जरा देख लेते हैं अपन। इसमें आपका अगर 12 लेते हैं तो 18 और 6 लेते हैं ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9/6 और 10/6, 19/6 आ जाएगा, है ना। तो 2 माइनस 19/6x अपॉन नीचे से क्या आएगा, तो देखते हैं अपन, 2 है ना, 2 इंटू 1 प्लस x/4 की पावर हाफ। तो ये 2 पहले मैं डिवाइड कर लेता हूं, तो मेरे पास बचा 1 माइनस 19/12x और इंटू 1 प्लस x/4 की पावर -हाफ।
ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंशन हो जाएगा ना इसका पॉजिटिव पावर्स में, 1 माइनस 19/12x और यहां से देखो 1, ठीक है, -1/2 इंटू x/4, ठीक है, nx हो गया आपका, प्लस देखो आप n इंटू n-1, उससे साथ तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे नेग्लेक्ट करना था, तो अपन यहीं पे रुक गए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखो फिर से x स्क्वायर का ध्यान रहे, x स्क्वायर आप नेग्लेक्ट करने वाले हो, तो आप देखो क्या बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई किया आपने, 1 माइनस हाफ x/4 मतलब x और नीचे कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, और 19/12 से आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे नहीं क्योंकि वो x स्क्वायर देने वाला था, तो मतलब हुआ कि 19/12 से आप सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया, -19/12x। अब इसको क्लब कर लो, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आप फिर से ट्राई कीजिए खुद से, कोफिशिएंट ऑफ x⁻50 का आपको निकालना है और एक्सपेंशन आपको ये दिया हुआ है 3 - 5x / 1 - x का होल स्क्वायर mod x जहां लेस देन 1 है। ठीक है, तो आप पॉज करके सॉल्व कर लो, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो आप देखो क्या है यहाँ पे, 3 - 5x और इंटू 1 - x की पावर -2। ठीक है, अब आप देखो इसमें से आप चाहते क्या हो, x की पावर 50 बनाना, तो कैसे बनाओगे, इसकी एक्सपेंशन में बहुत सारी पॉजिटिव पावर्स आएंगी, ऐसा तो है नहीं कि ये निगेटिव लिख दिया तो सब निगेटिव होगा, कहां से बनाए 50, ऐसे तो स्थिति है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें चांसेस हैं कि x की पावर 50 वगैरह बने। तो देखो 3 - 5x इंटू इसके एक्सपेंशन में हमारे पास टर्म्स आते रहेंगे, 1 + 2x और कुछ होगा। ठीक, तो हमें चाहिए क्या, हमें इधर इस ब्रैकेट से अगर मैं 3 उठाता हूं, मतलब कांस्टेंट टर्म उठाता हूं, तो x की पावर 50 बनाने के लिए मुझे इधर से क्या चाहिए होगा, x की पावर 50 बनाने के लिए मुझे इस एक्सपेंशन से x की पावर 50 का कोफिशिएंट चाहिए होगा। तो आप देखो आपको क्या चाहिए, 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन आपको करना है किसका, कोफिशिएंट ऑफ x⁻50 का। ठीक है, और अगर मैं इस ब्रैकेट से -5x उठाता हूं तो -5 इंटू अगर x यहां से उठा लिया तो यहां से क्या उठाना है, x की पावर 49। तो अब यहां पे आप उठाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 49। तो अगला टारगेट क्या है, क्वेश्चन को आपने इस तरीके से कन्वर्ट तो कर लिया, अब आपका टारगेट है कि आपको इस एक्सपेंशन में x की पावर 50 का कोफिशिएंट निकालना है। कैसे निकालोगे, तो आप देख लो, 1 माइनस x की पावर, ठीक है, अगर आप n का जनरल टर्म लिखने जाओ तो tr+1 आपका कैसा लिखेगा, tr+1 में आपका होगा n -1 है ना, n-2 और अप टू n-r+1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू x की पावर r, यही होगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x नहीं, अब -x, ये तो हमने 1 + x के लिए लिखा था, -x है ना, तो यहां पे भी अपन माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया ये, -x की पावर r। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, आप चाहते हो जब आप कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 निकालना चाहते हो तो आप मतलब आपका क्या है कि आप r की जगह चाहते हो 50 हो जाए, तो दैट मींस यू नीड टू पुट हियर r = 50। तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻50 दैट मींस कि r = 50 एंड इट गिव्स यू n × n-1 है ना, n भी खैर पता ही है, रख लेना, n-2 और अप टू n-50 + 1 मतलब n-49, नीचे क्या है 50 फैक्टोरियल है ना, और इंटू -1 की पावर r, यही तो कोफिशिएंट तो ही होगा ना, -1 की पावर r, x तो नहीं लिखेंगे ना कोफिशिएंट में, तो -1 की पावर 50। ठीक है, तो दिस गिव्स यू, n की जगह आपने रखा कितना, -2, तो -2 - 3, ठीक है, -2 इंटू -3 -4 अप टू -51, तो आपको -2 से लेके -51 तक का मल्टीप्लीकेशन बता दिया गया, -2 -3 है ना, -51 अपॉन नीचे क्या बता दिया गया, 50 फैक्टोरियल इंटू -1 की पावर 50, तो चलिए खैर 1 ही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, ज्यादा नहीं है ना। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, आपके पास कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, 50 टर्म्स लिखे हुए हैं, ये कितने टर्म्स हैं आपके पास, 50 टर्म्स है, तो इन 50 टर्म्स का प्रोडक्ट कितना आएगा, तो 2 3 4 अप टू 51 मतलब 51 फैक्टोरियल आएगा, और 51 फैक्टोरियल माइनस आपका कंपनसेट हो चुका है क्योंकि माइनस आपका कितनी बार आया, 50 टाइम्स आ गया, तो प्लस ही हो गया। तो ये लिखा है 51 फैक्टोरियल, नीचे लिखा है 50 फैक्टोरियल, सो इट इज 51।
तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 कितना निकल करके आया 51। इसको किससे मल्टीप्लाई करना था 3 से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 49। तो कोई नई चीज नहीं है, अलग से आपको अलग से मुझे शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, बस जहां 50 लिखा है वहां आप 49 लिख दीजिए। ठीक है, r की भाई यहां पे r की जगह आप 50 रख रहे थे, अब r की जगह आप 49 रख लीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 3 इंटू 51 माइनस 5 इंटू जो भी रिजल्ट आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस टॉपिक से हमें बस इतना ही समझना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम पे। ठीक है, तो ये एज सच कोई एप्लीकेशन हमारा कोई टॉपिक नहीं है, इसके अंदर हम कहें तो चार टाइप के क्वेश्चंस हमें ओवरऑल डील करने हैं। ठीक है, तो उन्हीं को वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। पहला सेट है आपका डिविजिबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और इसको स्टार्ट करने के पहले मैं एक आध फॉर्मूले टाइप की चीजें आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला में लिख रहा हूं x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n कैन ऑल्सो बी रिटन एज x प्लस वाई इंटू x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई, ठीक है, प्लस x की पावर n माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके की टर्म्स आप ओवरऑल यहां से क्रिएट कर सकते हो। ठीक, अब आप पैटर्न इसको एनालाइज करके आप ओवरऑल इसको देख सकते हो क्या हो सकता है। आप देखोगे x की पावर n माइनस 3 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा x की पावर n माइनस 4 और फिर आपके पास y क्यूब, है ना। और ऐसे ही करके आप लास्ट में अगर जाओ, ठीक है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन चल रहा है, तो लास्ट में आपके पास जैसे यहां पे x की पावर n माइनस 1 था, तो लास्ट में आपके पास y की पावर n माइनस 1 होगा और साथ में होगा माइनस 1 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आपका टर्म बन सकता है। कब होगा लेकिन ये है इफ n इज ऑड, इस चीज को याद रख लीजिए आप। ठीक है, अगर n ऑड है तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, x प्लस वाई का एक फैक्टर होगा और आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, n अगर ऑड है तो, और इसी तरीके से अगर आप x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n की बात करेंगे तो वहां भी है x माइनस वाई से वहां शुरुआत होगी, तो इसको भी आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू वाई, सॉरी x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई प्लस x की पावर n माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक, और इस तरीके से आपका इस बार सारे पॉजिटिव टर्म्स ही रहेंगे और x की पावर 0 लास्ट में हो जाएगा और बचेगा y की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आपका टर्म रहेगा। और लेकिन ये भी कब है, जबकि n आपका ऑड है। इवन वाला है तो ऐसा कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो मतलब मैं अगर कहूं कि n मेरा ऑड है तो आई कैन ऑल्सो राइट इट डाउन कि x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। अगर n ऑड है तो आप समझ सकते हो ना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसका एक फैक्टर x प्लस वाई होता है। x5 माइनस y5, उसका एक फैक्टर x माइनस वाई होगा। ठीक है, इसकी बात की जा रही है कि अगर हमारा x और x की पावर n प्लस y की पावर n है, जहां n हमारा ऑड है, तो that term will be divisible by x plus y and similarly this term will be divisible by x minus y। ठीक है, ये तो आपके दो फॉर्मूले हो गए। ये दो फॉर्मूले बस इसी के लिए बताए गए हैं कि आपको ये पता रहे कि this thing is divisible by this and this thing is divisible by this provided n is odd। ठीक है, अगर n odd है तो ये चीज हम कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें एक तरीके से कहिए आपको ट्रू फॉल्स कमेंट करना है। 17 रेज टू पावर 51 प्लस 8 रेज टू पावर 51 इज डिविजिबल बाई 5। बताइए ऐसा होगा या नहीं, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि भाई यहां पे मुझे दिखा कि पावर्स दोनों की सेम है, इसलिए मैं ये वाली थ्योरी अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि ये सेम पावर्स कैसी हैं, ऑड है, तभी हम करेंगे। तो ये ऑड है इसलिए हमें पता चल रहा है, ये 51 51 लिखा है, ठीक है, तो ऑड है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि x की पावर n प्लस y की पावर n, जहां x मेरा 17 और y मेरा 8 है, ठीक है, इज डिविजिबल बाई x प्लस y। तो आई कैन से 17 रेज टू पावर 51 प्लस 8 रेज टू पावर 51 विल बी डिविजिबल बाई 17 प्लस 8। तो अगर ये 25 से डिविजिबल है तो 5 में क्या रखा है, 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो इसलिए स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक, अब सेकंड स्टेटमेंट पे आइए। सेकंड स्टेटमेंट में देखिए क्या है, 17 रेज टू पावर 30 माइनस 8 रेज टू पावर 30। अब यहाँ पे थोड़ी सी आप फंस गए कि शायद ये पावर तो इवन दे दी गई, लेकिन इतनी भी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ऑड पावर्स में कन्वर्ट करें तो ज्यादा दूरी नहीं है आपकी ऑड पावर से। अगर आप 17 स्क्वायर की पावर 15 लिख देते हो, माइनस 8 स्क्वायर की पावर 15 लिख देते हो, ठीक है,
तो अब देखो दिस थिंग जो यहां पे लिखी हुई थी, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज 289 रेज टू पावर 15 माइनस 64 रेज टू पावर 15, राइट। तो आपकी ये जो चीज थी वो ऐसे भी लिखी जा सकती है, जिसमें पावर्स आपकी अब कैसी हैं, ऑड है। तो बहुत आसान सी चीज हो गई, अगर ऑड सी पावर है तो हम कह सकते हैं कि x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस y। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, 225 से डिविजिबल है। ये 225 है ना, तो उससे ये नंबर डिविजिबल है। तो अगर ये 225 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली 9 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। ठीक है, थर्ड फोर्थ ये सब आप ट्राई करिए खुद से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या बोलेंगे। अब यहां आपको क्या दिख रहा है, डिविजिबिलिटी आपको 85 की लानी है। ठीक है, तो आप इसमें से देखिए यहां 4 टर्म्स है ना, और 85 में हम देखें तो आपको क्या स्ट्राइक करेगा, 85 17 और 5 का मल्टीप्लीकेशन है, और यहां 17 बनने के चांसेस हैं। ठीक है, 5 भी बनने के चांसेस हैं, डिफरेंस इन दोनों का 5, इन दोनों का 5। तो अगर मैं इसको इसी थॉट के बेसिस पे आगे कंटिन्यू करूं और लिखूं 25 रेज टू पावर n माइनस 20 रेज टू पावर n माइनस 8 रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n, है ना। तो आपका x की पावर n, जहां n आपका ऑड है, सॉरी ये मेरे से छूट गया, n आपका ऑड है, ठीक है, n ऑड है। तो n अगर आपका ऑड है तो क्या होगा, यहां पे x की पावर n माइनस y की पावर n है, जो कि कैसा होगा, x माइनस y से डिविजिबल है। तो ये आपका x माइनस y से डिविजिबल है, मतलब 5 से डिविजिबल है ना। तो मान लिया ये कुछ 5 से डिविजिबल है, मतलब दिस इज ऑफ काइंड 5 लैम्डा 1। ये भी आपका 5 से डिविजिबल है, 8x माइनस y। ठीक है, x की पावर n माइनस y की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस y। तो ये आपकी ओवरऑल टर्म कैसी है, 5 लैम्डा 1 माइनस 5 लैम्डा 2 टाइप की है, विच इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अभी 5 तक पहुंचे। अब इसी को अगर हम अलग तरीके से क्लब करें, मान लीजिए आप 25 की पावर n माइनस 8 की पावर n माइनस 20 की पावर n माइनस 3 की पावर n, तो आप क्या लिखोगे कि x की पावर n माइनस y की पावर n आपका किससे डिविजिबल था, x माइनस y से। मतलब 17 लैम्डा 1 टाइप की चीज ये है, और ये भी 17 लैम्डा 2 टाइप की चीज है। सो विच इज डिविजिबल बाई 17, विच इज डिविजिबल बाई 17। तो ये टर्म ऐसी है जो कि 5 से अलग डिविजिबल है, 17 से अलग डिविजिबल है, तो इसका मतलब उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगी। सो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 into 17, दैट इज 85, एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, एक और ये वाला क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए इसे, है ना। अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। तो ये वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कैसे देख सकते हो, इसमें आपको दिख रहा है पावर्स पता नहीं अलग ही हैं, बिल्कुल उनको सेम नहीं लाया जा सकता। कैसे भी करके आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको कन्वर्ट कर दो आप x की पावर n प्लस y की पावर n में, नहीं कर सकते। तो मतलब वो थियरी नहीं काम करेगी। तो अपन सोचें कि 14 में क्या क्या इन्वॉल्व है, थॉट प्रोसेस सोचना। ठीक है, 14 में क्या क्या इन्वॉल्व है, 7 और 2। 7 से इस टर्म का कोई रिलेशन है क्या, तो क्या स्ट्राइक कर सकता है कि 20 21 50 49, क्या चीज 7 के मल्टीपल्स इनके बगल में है। तो इसका मतलब है अगर इसको लिख दूं 21 माइनस 1 की पावर 45 और प्लस लगा दूं 49 प्लस 1 की पावर 91। ठीक है, और अब एक्सपेंशन शुरू करूं तो मेरे पास बनेगा क्या, 45c0 21 रेज टू पावर 45, है ना, माइनस 45c1 21 रेज टू पावर 44 प्लस 45c2 21 रेज टू पावर 43 एंड सो ऑन। ठीक है, कहां तक बनेगा, लास्ट में टर्म क्या आएगी आपके पास, लास्ट में आपके पास आ जाएगा क्या, माइनस 45c45, है ना, और माइनस 1 की पावर इंटू 1, ये आपके पास टर्म आ जाएगी। ठीक है, पहले वाले टर्म का एक्सपेंशन। दूसरे वाले ब्रैकेट से क्या आएगा, 91c0 49 की पावर 91 प्लस 49c1 91c1 ना, 49 की पावर 90 प्लस 91c2 49 की पावर
89 और ऐसे करते करते कहाँ निकल गए 91 C 91 1 की पावर में 91 का है ना। तो ऐसा टर्म आया। अब आप देखो जरा 7 के रिस्पेक्ट में हमने ये सोचा था, तो 7 के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये टर्म 7 से डिविजिबल है, हाँ है। जब तक आपका 21 है, इंडिविजुअल टर्म्स की बात कर रहा हूं, ये वाली टर्म में 21 है, 21 की पावर 1 कम से कम है ना, तो 7 से डिविजिबल है। ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। इवन इसके जस्ट पहले वाली चीज जो होगी वहां पे भी तो 21 की पावर 1 आया होगा, और वो भी टर्म आपकी कैसी है फिर 21 से डिविजिबल है। तो कौन सी टर्म आपकी 7 से डिविजिबल नहीं है? इस एक्सपेंशन में ये वाली टर्म है जो कि आपकी 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इधर की सारी टर्म्स को मैं 7 लैम्डा बोल सकता हूं। सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है सब क्लब करके 7 लैम्डा 1 हो गए -1। तो दिस होल एक्सप्रेशन इज ऑफ टाइप 7 लैम्डा 1 -1। एंड दिस एक्सप्रेशन, इसकी बात करें तो 49 जब तक है तब तक 7 से डिविजिबल है टर्म। तो आप देखो 49 यहां तक होगा, 91 C 90 तक होगा, इसमें केवल जाके आपको 49 नहीं मिला। मतलब इधर की सारी टर्म्स आपकी 7 से डिविजिबल थी, मतलब इतनी सारी। ठीक है, और इसका मतलब अगर मैं पूरे को क्लब करके लिखना चाहूं तो आई कैन राइट इट डाउन एज 7 लैम्डा 2। यहां तक आपका सब कुछ 7 से डिविजिबल था, एक टर्म आपका अलग हो गया। एक टर्म कितना है? 1 है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप इसको और इसको सम कर रहे हो। तो यू आर बेसिकली एडिंग 7 लैम्डा 1 -1 एंड 7 लैम्डा 2 + 1। So you are getting 7 times lambda 1 plus lambda 2, which is obviously divisible by 7. तो ये टर्म आपकी कैसी है? 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका 7 से डिविजिबल है, ये चीज प्रूव हो गया। तो दिस इज डिविजिबल बाय 7। और अब बचता है 2। तो 2 के लिए कुछ मेहनत थोड़ी ना करनी है, ये इवन है ना, इसकी पावर कुछ भी लगा तो इवन ही रिजल्ट आएगा। और ये भी इवन है, उसकी पावर कुछ भी लगा दो तो इवन ही रिजल्ट आएगा। और दो इवन चीजों का सम भी कैसा होगा? इवन ही होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो सम है वो इवन है, और अगर इवन है तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो अगर ये टर्म की बात करें तो ये 7 से भी डिविजिबल है आपका, और 2 से भी डिविजिबल है, तो इसके प्रोडक्ट 14 से भी ये टर्म आपका डिविजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये आपके डिविजिबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुए। अब इसी में हम थोड़ा सा कन्वर्ट करके इसको रिमाइंडर की ओर ले जाते हैं कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास ये इतनी सी प्रोसेस लिखी हुई है। ठीक है, पहले मैं इसको समझाता हूं क्या है, इसको लिखना है आपको। ठीक है, पहले समझिए क्या है। टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन n रेज़ टू पावर m इज डिवाइडेड बाय p, लिस्ट एक्सपोनेंट्स। मतलब अगर आपसे कहा जाता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन अपनी ओर से अज्यूम करता हूं, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया है कि 2 रेज़ टू पावर 157 को आप 7 से डिवाइड करिए, है ना। और कुछ इस तरीके से पूछा गया है, मान लीजिए रिमाइंडर, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिख सकता है इस तरीके का। ठीक है, इसका मतलब है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू पावर 157 इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस लाइनों के रेफरेंस में हम समझेंगे कि क्या क्या करने का मतलब है। n रेज़ टू पावर m अगर आपका p से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 n का काम कर रहा है, m 157 हो गया, इज डिवाइडेड बाय p 7। ठीक है, लिस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ n एंड मल्टीपल्स ऑफ p। क्या करिए आप, n मतलब 2 के एक्सपोनेंट्स, 2 की पावर्स को आप लिखिए, और मल्टीपल्स ऑफ p, p के मल्टीपल्स को लिखिए। मतलब 7 के मल्टीपल लिखिए और 2 की पावर्स लिखिए। तो लिस्ट कर दो, ये एक्सपोनेंट्स मान लो और ये मान लो कि मल्टीपल्स। ठीक है, तो किसके एक्सपोनेंट लिखने थे? 2 के। तो 2 के एक्सपोनेंट क्या होंगे? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3 8, है ना, 2 की पावर 4 16, 32 64 128 लिख लिया, है ना, 256 मान लो, कुछ लिख लिया। अब मल्टीपल्स देखें, मल्टीपल्स देखें तो मल्टीपल्स में आपके पास क्या आएगा, किसके मल्टीपल्स? 7 के। तो 7 के मल्टीपल्स 7 के मल्टीपल्स, 7 की पावर्स नहीं, 7 के मल्टीपल्स, तो क्या आएंगे? 14 21 28 35, है ना, 42 42 के बाद 49 49 के बाद 56, फिर 63, ये सब आते रहेंगे, है ना। ठीक है, लिस्ट बना ली थोड़ी सी। क्या कहा जा रहा है? एंड देन आइडेंटिफाई 2 नंबर्स, 1 फ्रॉम ईच लिस्ट। एक नंबर इधर से उठाओ, एक नंबर इधर से उठाओ, जिनका डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो ऐसे कुछ दिख रहा है क्या? तो अपने को दिखेगा, हाँ, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, ये 2 टर्म्स ऐसे हैं जिनका डिफरेंस कितना आता है? 1 आता है।
तो आपने क्या किया, दो ऐसे टर्म्स उठाए, इसमें से एक कोई टर्म और इसमें से एक कोई टर्म, जिनका डिफरेंस कितना हो जाए, जिनका डिफरेंस 1 हो जाए। तो आपने ये काम कर दिया, 8 और 7 आपने उठा लिए। फिर कहा जा रहा है देन टू फाइंड रिक्वायर्ड रिमाइंडर एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइड एक्सपोनेंट्स। मतलब आपको अब क्या करना है, 2 रेज़ टू पावर 157 को एक्सप्रेस करना है किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइड एक्सपोनेंट्स। 2 रेज़ टू पावर 157 को आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ 8। ठीक है, इसको लिखना है आपको इन टर्म्स ऑफ 8। ठीक है, ये आपका पहला काम है। तो इसको आप देखो, अगर 2 की पावर 156 होता तो आप कहते हैं क्या ही दिक्कत है, 8 की पावर सीधा मैं लिख दूंगा 52, लिख सकता हूं ना मैं 2 क्यूब की पावर 52। लेकिन यहां पे थोड़ी सी दिक्कत है, 2 की पावर 157 दिया है, तो कुछ नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, तो बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है कि 2 रेज़ टू पावर 157 आपका इसके बराबर है। दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, then to find required remainder express this in terms of identified exponents. So you mean कि आप 2 रेज़ टू पावर 157 जिसको आपने अब ऐसे एक्सप्रेस कर दिया है, इसको एक्सप्रेस करने का बेनिफिट उठाइए। क्या बेनिफिट है, वो बेनिफिट यहां से दिखेगा आपको। ठीक है, आप 8 को लिख दीजिए इसके फॉर्म में, तो इसके फॉर्म में आपने लिख लिया क्या, 7 + 1 की पावर 52 × 2 लिख सकता हूं। तो ये आपका बन गया, आपने इसको ऐसे लिख दिया 2 × 7 + 1 की पावर 52। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलेगा, 52C0 7 की पावर 52 + 52C1 7 की पावर 51 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, 52C51 7 की पावर 1 + 52C52 7 की पावर 0, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या करना था आपको, 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। दिख रही है क्या आप, 7 से ये टर्म डिविजिबल है, हाँ है, ये भी डिविजिबल है, सब डिविजिबल है, यहां भी ये भी डिविजिबल है। कौन सी टर्म नॉट डिविजिबल है, सिर्फ ये वाली। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ, अब आप लिख सकते हो इसको कि हर एक टर्म 7 से डिविजिबल थी यहां तक की, तो दिस इज 7 लैम्डा, और एक आपका 1 बचा हुआ था, तो दिस इज योर 14 लैम्डा + 2। तो ये नंबर किस तरीके का है, 14 लैम्डा + 2 टाइप का है। तो 14 लैम्डा + 2 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। 14 लैम्डा + 2 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो योर रिमाइंडर विल बी 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 14 लैम्डा तो पूरा कट गया ना 7 से, बचा क्या रिमाइंडर 2 के बराबर। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस आपका 1 का ही रहे। इसका रोल समझो, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए डिफरेंस आपका 2 का रहता है ना, डिफरेंस आपका 2 का रहता, तो यहां आप कैसे लिखते, 7 जैसे 8 को तो आपने 7 + 1 लिख लिया, आप लिखते 7 + 2 मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 7 + 2 दे दिया। अब 7 + 2 दे दिया तो सोचो लास्ट वाली टर्म जिसको अभी इतनी आसानी से आप 1 लिख रहे हो, वो हो क्या जाएगी, वो हो जाएगी आपका 2 रेज़ टू पावर 52। बहुत बड़ी नंबर हो गई। ठीक है, अब इतना बड़ा नंबर हो गया कि वो अपने आप में खुद में एक सवाल बन गया। ठीक है, अपन सवाल करने कुछ और गए थे, सवाल कुछ और बन गया। ठीक है, तो उसके लिए कैसे डील करेंगे उसको अपन अभी आगे समझेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, मतलब रिमाइंडर थ्योरम ना कहिए, इस तरीके का ही रिमाइंडर से रिलेटेड। तो अब इस केस को समझिए एक बार, 123 रेज़ टू पावर 85 है, इसको आप 11 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आप चाहते हो। तो आपने कहा कि थ्योरी तो हमें ये बताई गई थी कि 123 के पावर्स लिखें और 11 के मल्टीपल्स लिखें, लिस्ट बनानी शुरू करें। तो अगर 123 के पावर्स की लिस्ट बनाने बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे अपन, होंगे कि नहीं होंगे। 123 के स्क्वायर, 123 रेज़ टू पावर 3, 123 रेज़ टू पावर 4, कौन करेगा ये सब। ठीक है, तो अपन तो नहीं कर रहे। तो क्या कर सकते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चंस में, अब क्या कर सकते हैं आप देखिए, आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि इन जो बड़े बड़े आपके बेस दिख रहे हैं इनको पहले रिड्यूस कीजिए। ठीक है, तो कैसे आप कर सकते हो, आप देखो थोड़ी देर के लिए, अगर आप 123 को 11 के रिस्पेक्ट में ही सोचना है आपको, 11 का मल्टीपल वो इंपॉर्टेंट है, 11 का मल्टीपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 123 की पावर इंपॉर्टेंस नहीं रहा क्योंकि वो हम करना हमारे लिए फीजिबल नहीं है। तो हमने कहा कि अगर हम 123 को ऐसे लिख दें, ठीक है, ये मैं आपको डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स बस गिना रहा हूं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस और भी मिलेंगे इस तरीके के, है ना, तो सब टाइप के मैं क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। 121 + 2 रेज़ टू पावर 85 है ना, और इसको आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों मैंने 121 किया, क्यों मैंने 119 नहीं किया, क्योंकि
यहां 11 था, तो मेरे लिए बेनिफिट ये होगा कि मैं कुछ ऐसा एक्सपेंशन करूं जिसमें मुझे 11 दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, कि कहां 11 है कहां 11 नहीं है। और इसीलिए मैंने 123 को 121 प्लस 2 लिख दिया, ताकि एक तो हमारा अच्छा खासा मल्टीपल ज्यादातर पोर्शन कवर कर ले और एक नंबर बचा रह जाए, है ना। तो अब देखिए, अगर आप इसका एक्सपेंशन करिएगा तो क्या आएगा, 85C0 121 की पावर 85 प्लस 85C1 121 की पावर 84 इंटू 2 प्लस 85C2 121 की पावर 83 इंटू 2 स्क्वायर, है ना। ऐसे करके आपके पास टर्म्स बनती जाएंगी और आगे जाके क्या होगा, 85C 84 121 की पावर 1, ठीक है, 121 की पावर 1 2 की पावर 84 और प्लस लास्ट टर्म में आपका 85C 85 2 की पावर 85। ठीक है, अब आप देखिए जरा, 11 से जब तक 121 है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी डिविजिबल, ये भी डिविजिबल, ये भी डिविजिबल, मतलब ये सब आपके 11 से डिविजिबल है। कौन नहीं है, ये टर्म डिविजिबल नहीं है। अभी तक तो हम बड़े खुश हो जाते थे क्योंकि लास्ट टर्म 1 आ जा रही थी बार बार, अब की 1 नहीं आया। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इसको लिख सकते हैं 11 लैम्डा 1, ये सब आपका 11 लैम्डा टाइप का है, प्लस 2 रेज़ टू पावर 85। तो अब आप क्या होगा कि भाई जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो ये वाला नंबर तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन मुझे रिमाइंडर मिलेगी, और ऑफ कोर्स रिमाइंडर 2 की पावर 85 तो नहीं होगी। मतलब रिमाइंडर देने वाला टर्म कौन होगा, 2 रेज़ टू पावर 85। सो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर क्वेश्चन। अब ये नया क्वेश्चन क्या है आपका, रिमाइंडर आपको निकालना है 2 रेज़ टू पावर 85 बाई 11। तो आप कहोगे कि आप सवाल करने गए थे, एक और सवाल लेके आ गए, लेकिन अब हुआ इससे फायदा ये कि आपका बेस यहाँ पे बहुत बड़ा था। अब हमने क्या कर लिया, बेस को छोटा कर लिया, एक ऐसा बेस बना लिया जिसके एक्सपोनेंट लिस्ट करने में हमें उतनी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये टारगेट था। तो अब 2 के एक्सपोनेंट्स आप लिस्ट करो, तो एक्सपोनेंट्स और मल्टीपल्स। ठीक है, तो आप देखो 2 के एक्सपोनेंट्स, 2 की पावर 0 है ना, 8 16 32। ठीक है, 11 के मल्टीपल्स 11, डिफरेंस आ गया ना 1 का। तो अपन क्या करें, 2 की पावर 85 को इस 32 की पावर में रिप्रेजेंट करें। तो बहुत आसान है, 2 की पावर 85 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 17 व्हिच इज 32 रेज़ टू पावर 17। और इसको आप इससे कंपेयर करना चाहते हो तो यू कैन राइट इट डाउन एज 33 माइनस 1 रेज़ टू पावर 17। ठीक है, अब आते हैं यहां पर सवाल पे। ये 33 माइनस 1 रेज़ टू पावर 17 का एक्सपेंशन है एंड वी आर डिवाइडिंग इट बाई 11। सो 33 माइनस 1 रेज़ टू पावर 85 का एक्सपेंशन है। तो अब आप लिखोगे हर एक टर्म में 33 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, केवल एक टर्म में नहीं आएगा, लास्ट वाली टर्म क्या होगी, लास्ट वाली टर्म हो जाएगी आपकी माइनस, ठीक है, -1 रेज़ टू पावर 85। तो 85C 85 लिख देता हूं, 85C 85 है ना, और 33 की पावर 0 है ना, ऐसा कुछ होगा। तो आपकी इधर की जितनी टर्म्स थी सब 11 से डिविजिबल थी, तो दिस इज 11 लैम्डा। इधर की सारी टर्म्स आपकी 11 से डिविजिबल थी। लास्ट टर्म आपकी कितनी थी, -1। तो दिस इज योर 11 लैम्डा -1। तो ये आपका ऐसा टर्म है जो कि कैसा है, 11 लैम्डा -1 है। तो जरा बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कितने लोग जवाब देते हैं इसका -1 होगा, बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि -1 थोड़ी ना रिमाइंडर आता है। बचपन में जब रिमाइंडर आपको सिखाया गया था तो कभी -1 रिमाइंडर थोड़ी ना बताया था। ठीक है, कितना होगा रिमाइंडर फिर। तो अपन क्या करें, जब भी आपको निगेटिव रिमाइंडर मिले तो आप एक बार डिवाइजर को ऐड कर दीजिए। डिवाइजर कितना है आपका, 11। ठीक है, तो डिवाइजर ऐड कर दीजिए, दिस इज योर रिमाइंडर। तो आपको रिमाइंडर ऐसा दिखने का फील आया, लेकिन नेगेटिव था, हो नहीं सकता। तो ऐसे में क्या करेंगे आप उसमें डिवाइजर ऐड कर देंगे। तो इस पॉइंट को लिख दो, ठीक है, कि इफ यू गेट नेगेटिव रिमाइंडर देन ऐड डिवाइजर टू इट। ठीक है, हुआ क्या, बेसिकली आपने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। जैसे मान लीजिए आपका 90, ये इस तरीके का नंबर मान लीजिए मैं कहूं 99 -1, तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि 98 को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो मुझे -1 मिलता है रिमाइंडर, नहीं ना। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई इसमें से तुम 88 ही ले लो और +10 लगा दो। वही काम हमने यहां पे किया है। 11 लैम्डा -1 था, उसमें से आपने 11 इसमें से रिड्यूस कर दिया और -1 के साथ 11 ऐड करके आपने 10 बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, जिसमें सवाल के अंदर आप एक नया सवाल लेकर के
चले आए थे। ठीक है, तो अब ये तो हमने रिमाइंडर निकालना सीखा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसी अब रिमाइंडर का एप्लीकेशन कहां पे कर सकते हैं। एक तो रिमाइंडर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताइए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 123 रेज़ टू पावर 85/11 क्या होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इतना कितना होगा, 10/11 होगा ना, क्योंकि इसके अलावा भाई ऐसे समझो 98/11 इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो जो रिमाइंडर आ रहा था बाई 11 वही होगा ना। ठीक है, तो वैसे ही इसका भाई देखो 123 रेज़ टू पावर 85 है, तो ये किस तरीके का नंबर आया आपका, ये नंबर आया आपका 11 लैम्डा प्लस 10 टाइप का। तो 11 बाई मतलब भाई ये तो क्या लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लैम्डा प्लस 10/11, जहां लैम्डा कैसा रहा होगा, इंटीजर रहा होगा, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो लैम्डा तो आपका अपने आप चला गया भाई, 5 + 10/11 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 5 को हटा सकते हैं ना, सो योर फ्रैक्शनल पार्ट इज 10/11 होगा कि नहीं। 5 + 10/11 इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 10/11 है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी पूछा जाए तो आप सीधा जो रिमाइंडर आ रहा है डिवाइडेड बाय डिवाइजर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये रिमाइंडर्स कुछ निकाल लिए और कुछ हम बिना सीधा बोले हुए भी क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि हमें रिमाइंडर निकालना पड़े, क्या केसेस हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। तो जो पोर्शन अपन स्टार्ट करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड भी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि n रेज़ टू पावर m कुछ लिखा हुआ है ना, और उसकी यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा, मतलब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 75 की पावर 48 इसके यूनिट्स प्लेस पे क्या आएगा, तो कैसे निकालते हो, बहुत सारे लोगों को आता भी होगा ये। क्या आप ऑब्जर्व करते हो कि भाई कौन यूनिट प्लेस क्रिएट करेगा, इसका जो यूनिट प्लेस है वही तो कुछ क्रिएट करेगा भाई, 75 × 75 × 75। अब मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हो तो यूनिट्स प्लेस पे क्या आने वाला है वो कौन डिसाइड कर रहा है, 5 × 5 यही तो डिसाइड कर रहे हैं, 7 का थोड़ी ना उसमें कोई रोल है कि नहीं है। 75 × 75, आप बस 75 स्क्वायर देखो जरा, क्या यूनिट्स प्लेस डिसाइड करने में 7 का कोई रोल था, नहीं है ना, मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। इंटू 75 एक और करो, अभी भी यूनिट्स प्लेस कौन डिसाइड कर रहा है, 5 ही डिसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब कि यूनिट्स प्लेस डिसाइड करने में रोल किसका है, यूनिट्स प्लेस का है, कि बेस का यूनिट प्लेस क्या था। ठीक है, अब जरा उनके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 से स्टार्ट करता हूं, 2 की पावर 1 देखिए, 2 की पावर 2 देखिए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 7 और 8। तो जरा आप देखो, 2 की पावर 1 यूनिट्स प्लेस पे 2, 2 की पावर 2 4, ये 8, ये यूनिट्स प्लेस केवल लिखना है 6, ये 2, ये 4, फिर 8, फिर 6। यूनिट्स प्लेस में कुछ दिखा आपको, ये जो सेट आया था वही सेट उठ करके फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, चलो 3 की पावर में भी देखा, 3 की पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 रेज़ टू पावर 4 81, 3 रेज़ टू पावर 5 243 है ना, 3 रेज़ टू पावर 6 729, 3 रेज़ टू पावर 7 उसके बाद एक और 7 है ना, 3 की पावर 8 1। ऐसा क्या हुआ, यहां भी देखो आप यूनिट्स प्लेस अगर देखो तो ये वाले जो हैं उठ करके फिर से रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, हमने कहा चलो यहाँ पे भी हमारा मन नहीं भरा और मैं और देखना था, 7 पे चले गए, मान लो 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, 7 क्यूब 7 3, 7 की पावर 4 का यूनिट्स प्लेस 1, 7 की पावर 5 का 7, 7 की पावर 6 का 9, 7 की पावर 7 का 3, 7 की पावर 8 का 1। तो फिर से देखो रिपीटिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इस तरीके के नेचुरल मतलब पावर्स हो, ठीक है, हमें यूनिट्स प्लेस पे केवल फोकस करना है। तो चाहे 43 की पावर 1 43 की पावर 3 का जो यूनिट्स प्लेस होगा, ठीक है, 43 की पावर 3 का जो यूनिट्स प्लेस होगा वो 3 की पावर 3 का भी होगा, क्योंकि 43 या 53 में 4 या 5 का कोई रोल नहीं है यूनिट्स प्लेस डिसाइड करने में। ठीक है, तो हमने ये कहा कि ये अपन क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई कम से कम किसी भी नेचुरल नंबर के लिए मैं बात करूं तो 4 की एक साइक्लिसिटी ऑब्जर्व कर सकते हो आप, कि जो चीज 1 से 4 के बीच आ रही है वही बार बार रिपीट हो रही है। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझसे कहा जाए कि 2 रेज़ टू पावर, अगर मुझसे कहा जाए कि 167 क्या होगा, उसके यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा, तो जरा सोच के बताओ कैसे करेंगे।
2 रेज टू पावर आप लिखोगे कि 2 रेज टू पावर आई कैन राइट इट डाउन 4 इंटू 41 प्लस 3। क्या किया आपने, इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिख लिया। ठीक है, होगा क्या इससे, इससे होगा ये कि जब आप 4 नंबर्स पूरे करोगे, है ना भाई, ऐसी ऐसी 41 साइकिल्स आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, 1 से 4, फिर 5 से 8, फिर 9 से 12, ऐसे करते करते आप 164 तक पहुंचोगे कि नहीं। उसके बाद 3 टर्म्स आपको और काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, ऐसी साइकिल्स कंप्लीट करते हुए आप कहां तक पहुंचे, 2 रेज टू पावर 164 तक पहुंचे। ठीक है, 4 की साइकिल्स कंप्लीट हो गई। कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो गई, 41। उसके बाद क्या होगा, तो 2 की पावर 165 बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसा 1 कर रहा था। 166 बिल्कुल वैसा बिहेव करेगा जैसा 2, और 167 बिल्कुल वैसा बिहेव करेगा जैसा 3। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके यूनिट्स प्लेस पे क्या आने वाला था, जो 2 क्यूब देता 8। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए 3 की पावर 729, इसकी यूनिट्स प्लेस पे क्या होगा, तो कुछ नहीं, आप क्या करो, 729 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 इंटू 182 प्लस 1, तो 182 साइकिल्स इसने कंप्लीट कर ली, है ना। और अब ये आंसर कहां से देगा, तो 3 की पावर 1 से देगा। 182 साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद अगला यहां से देगा आंसर, तो यहां से आपको मिलेगा 3। ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा जाए 7 की पावर 728, इसका यूनिट्स प्लेस क्या होगा, तो अब आप क्या करोगे, देखो 7 की पावर 4 से डिवाइड किया, 182 इंटू 4, तो आपकी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। और जैसे 7 की पावर 8, 7 की पावर 4 जैसा बिहेव करेंगे, वैसा ही तो ये साइकिल का लास्ट वाला पॉइंट है ना, 182 इंटू 4 हो जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो बिहेव एज 7 की पावर 4, 7 की पावर 8, 7 की पावर 12, 7 की पावर 16, एंड दे ऑल आर गिविंग 1 एज देयर यूनिट्स प्लेस। तो यहां पे आपका यूनिट्स प्लेस कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। तो यूनिट प्लेस डिसाइड करने के लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 4 की साइक्लिसिटी आपकी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो आप 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बच रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख दो। जो रिमाइंडर नहीं बचा तो आप 7 रेज टू पावर 4 या फिर जो भी बेस है उसकी पावर 4 का यूनिट प्लेस देख लो। दैट मीन्स कि अगर आपसे कहा जाए कि 2 रेज टू पावर 16, तो आपको किसके अकॉर्डिंग आंसर करना होगा, 2 रेज टू पावर 4, क्योंकि इसने कोई भी रिमाइंडर नहीं दिया है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट डिजिट्स की तो बात कर ली। अब अपन बात करते हैं लास्ट 2 डिजिट्स की, और उसी के लिए हमने थोड़ा बहुत ऐसी चीजें बता ली हैं लास्ट डिजिट को भी। अब अपन बात करेंगे मेनली जिस पे फोकस करना है, लास्ट 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या करेंगे। मीनवाइल आप सोच लीजिए कि अगर किसी भी इसी का मान लीजिए कह दिया जाए 75 की पावर 48, ठीक है, तो उसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है। ठीक है, तो आपका क्या प्रोसीजर हो सकता है, थोड़ा रिमाइंडर वाले एंगल से उसको सोचने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम उसे भी स्टार्ट करते हैं। तो शायद आपने सोचने का ट्राई किया हो लास्ट 2 प्लेसेस के लिए। अब मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 1285, है ना, उसकी लास्ट 2 प्लेसेस पे क्या है, 85। रिमाइंडर वाले एंगल से मैं क्या सोच सकता हूं कि अगर इस नंबर को मैं 100 से डिवाइड करता तो फिर मेरे पास लास्ट 2 प्लेसेस मुझे रिमाइंडर के तौर पे दिख जाते। होता कि नहीं, कि अगर मुझे लास्ट 2 प्लेसेस ही चाहिए तो दैट कैन बी रिटन डाउन एज 1285 बाई 100। आपने 10 स्क्वायर से डिवाइड किया, आपको लास्ट की 2 प्लेसेस रिमाइंडर के तौर पे दिखाई देंगी। होंगी कि नहीं होंगी, हमेशा होंगी कि नहीं होंगी भाई। मान लीजिए कुछ भी लिखा है 74736502, है ना, और आपने इसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो आपको रिमाइंडर मिला 2। तो इसका मतलब लास्ट 2 प्लेसेस क्या थी, 2 थी, 0 2 थी, यही है ना। तो 100 से डिवाइड करने पे जो आपका रिमाइंडर आता है दैट इज योर लास्ट 2 प्लेसेस या फिर लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो दिस इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर दैट रिमाइंडर पॉइंट पार्ट। ठीक है, रिमाइंडर या डिविजिबिलिटी वाला जो पोर्शन कर रहे थे उसी से रिलेटेड ये है फिर से। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 3 रेज टू पावर 73 के लास्ट 2 डिजिट्स में क्या आएगा, लास्ट प्लेस पे क्या आएगा, आप निकाल सकते थे पिछला वाला पैटर्न देख करके कि 73 तक आपकी 72 तक आपकी 18 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी और बचेगा रिमाइंडर 1। तो दिस विल बिहेव एज 3 रेज टू पावर 1 फॉर यूनिट्स प्लेस। ठीक है, हमें लेकिन 2 प्लेसेस चाहिए, तो आपको बेसिकली क्या करना है, लास्ट 2 प्लेसेस के लिए रिमाइंडर निकालना है 3 रेज टू पावर 73 व्हेन डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अगर 3 प्लेसेस पूछेगा तो आपको 10 क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा।
बात समझ में आ रही है ना? जैसे आपको 100 मतलब 2 प्लेसेस पूछा है तो आप 10 स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, लास्ट 3 प्लेसेस पूछेगा तो 10 क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो खैर आपसे ज्यादातर 2 प्लेसेस के लिए ही बात की जाएगी। कहीं आपको किसी बुक्स में या मॉड्यूल्स में मिल सकते हैं क्वेश्चन जिसमें 3 प्लेसेस की बात की जाए, बट नॉर्मली क्वेश्चन उससे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, 3 प्लेसेस वगैरह से। तो 3⁻73/100 कैसे करें? अब 100 के मल्टीपल्स का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, हमने अभी पढ़ा था ना कि 3 के पावर्स लिखो और 100 की मल्टीपल्स लिखो, तो 100 के मल्टीपल्स 100, 200 ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे अगर देखें अपन तो 100 की जगह अपन इसको ट्रीट करेंगे कैसे? 10 के तरीके से। और इसी तरीके से चाहे ये 1000 भी रहता तो भी हम इसको कैसे ट्रीट करते? 10 के तरीके से। ठीक है, तो आप देखिए इसको 10 के तरीके से जब आप बिहेव करोगे, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करो, 3 के एक्सपोनेंट्स लिखो, है ना, और 10 के मल्टीपल्स लिखो। मल्टीपल्स किसके लिखो? 100 के नहीं, 10 के। तो क्या बनेगा? 3, 9, 27, 81 और इधर 10। सीधा सीधा ही बात खत्म। ठीक है, तो 3⁻73 को आपको क्या करना है? 9 के टर्म्स में लिखना है यूजिंग 10। ठीक है, तो 3⁻73 आपने कहा 72 होता तो आप 9 की पावर 36 लिख देते, मैंने कहा 3 से और मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। 9 की पावर 36 को आप कैसे लिख सकते हो? 10 - 1 की पावर 36 इंटू 3। हो गया कि नहीं होगा? तो 3⁻73 आपका 10 - 1⁻36 इंटू 3 के बराबर है। ठीक, अब अगर ऐसा है, ठीक है, तो आप एक्सपेंशन पे जरा फोकस कीजिए, फोकस करिए। 3 आपका बाहर एक्सपेंड किया, ठीक है, आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि 100 के रिस्पेक्ट में बात चल रही थी, आप तो इसको रिमाइंडर मानो 10 के रिस्पेक्ट में आपसे कहा गया है। ठीक है, वैसे ही हम ट्रीट भी कर रहे हैं, 10 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं यहाँ पे 10, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको प्लेस भी किया है। तो आप एक्सपेंशन लिखो, एक्सपेंशन लिखो, क्या बनेगा? 36C0 10 की पावर 36 माइनस 36C1 10 की पावर 35 प्लस 36C2 10 की पावर 34 एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? 36C36, बस उसके पहले तक 10 आपका प्रेजेंट होगा। जरा लिख लेते हैं उसको भी, 34 से लिखना शुरू कर देता हूं मैं। ठीक है, 34, 36C34 10 स्क्वायर, है ना, और -1 की पावर 34 प्लस 36C35 10⁻1 -1 की पावर 35 प्लस 36C36 10⁻0 -1 की पावर 36। लिख लिया? ठीक है, ब्रैकेट भी लगा लो, लगा लिया। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये टर्म आपकी 10 से डिविजिबल है? हाँ है, ये है, ये भी है। कहां तक है? 10 से तो सब डिविजिबल है एक्सेप्ट दिस। लेकिन आपको अब याद करिए कि आपको डिवाइड किससे करना था? डिवाइड करना था आपको 100 से। तो आपको बेसिकली किसका देखना चाहिए कि क्या ये टर्म 10 स्क्वायर से डिविजिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। ये 10 स्क्वायर से बिल्कुल डिविजिबल है, ये भी है, ये है, इसके पहले वाली टर्म है। तो सभी यहां तक के टर्म जो हैं वो सभी 10 से डिविजिबल हैं। मतलब इधर से जो पूरी कहानी है उसको 10 लैम्डा लिखा जा सकता है। ठीक है, प्लस देखिए यहां पे ये वाली टर्म आपकी 10 स्क्वायर से डिविजिबल अभी फिलहाल नहीं दिख रही। देखते हैं क्या है ये टर्म। 36C35 कितना होगा? 36 होगा। 36 इंटू 10 360 होगा, -1 तो -360 होगा, प्लस ये 1, ये 1, ये 1, तो ये 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 100 लैम्डा था ना, सभी 100 से डिविजिबल थे। सॉरी, मैंने 10 लिख दिया था। एवरीथिंग वाज डिविजिबल बाय 10 स्क्वायर ना, सो वी हैड टू राइट डाउन इट 100 लैम्डा। तो 300 लैम्डा माइनस 359 इंटू 3 अगर आप करोगे तो 1077 बन रहा है। तो ये आपका टर्म क्या लिखा है? 300 लैम्डा माइनस 1077 लिखा है, और इसको आप डिवाइड करने वाले हो 100 से। तो ये इधर से तो कोई तकलीफ नहीं थी। रिमाइंडर कौन दे सकता है? -1077 दे सकता है। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने इसको डिवाइड कर दिया 100 से, और आपको फील आई कि आपका आंसर -77 होना चाहिए। मैंने कहा अब तो बात बता दी गई है। तो आपको बताया क्या गया है कि 100 ऐड कर दो, ऐसे में जो डिवाइजर था उसी को ऐड कर दिया, आंसर आपको मिल गया 23। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि जो भी पावर दी गई है
ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन दिया गया उसके एक्सपोनेंट्स लिस्ट करिए और 10 लैम्डा टाइप के टर्म्स के नेबरहुड में करिए, ठीक है, सो दैट की डिफरेंस 1 हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि अगला क्वेश्चन आप वही देने वाले हो जिसमें कि ये डिफरेंस 1 बनना पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल मैं वही काम करने वाला हूं, अगला मैं वैसा ही क्वेश्चन लूंगा और उसको देखते हैं कि कैसे डील करेंगे। यहाँ पे तो आपके लिए चीजें आसान हो गई कि आपके पास दो ऐसी चीजें मिल गई इन दोनों लिस्ट में से जिनका डिफरेंस क्या था, 1 के बराबर था। लेकिन अगर ये 1 के बराबर ना हो तब कैसे करेंगे? ऑल्दो अपन रिमाइंडर के फॉर्म में उसको सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन बस तुम्हारी तसल्ली के लिए अपन उसको एक बार और कर लेते हैं। तो इस केस में देख लो 2⁻51 के लास्ट 2 डिजिट्स निकालने हैं और इसका मतलब क्या हुआ, हमें रिमाइंडर निकालना है व्हेन आई डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन आपका यही है कि रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2⁻51 इज डिवाइडेड बाय 100। ओके, ठीक है। अब आपने कहा चलो हम उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जैसे हम 10 के मल्टीपल्स के आसपास लिखने की कोशिश करते हैं 2 को। तो आपके दिमाग में एक थॉट जाएगा कि 2⁻51 को हम 8⁻17 लिख देते हैं, क्योंकि 8⁻17 10 के क्लोज लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब थोड़ी सी इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्या कि अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो देखो 17C0 10 की पावर 17 है ना, -17C1 10 की पावर 16 2⁻1, 17C2 10⁻15 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी टर्म्स आपकी आती जाएंगी। तो लास्ट वाली जो टर्म होगी उसमें तुम्हारे पास क्या आएगा, लास्ट वाली टर्म में तुम्हारे पास आ जाएगा 2⁻17। तो अब 2⁻17 की कैलकुलेशन तो करने अपन नहीं बैठ रहे, ठीक है, कि 2⁻17 की कैलकुलेशन करने लगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो अब क्या करें ऐसे केसेस में, क्या करें अगर 2⁻17 जैसी चीजें जनरेट हो रही हैं? तो हम ये समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई। प्रॉब्लम इस वजह से क्रिएट हुई कि अभी आपका पावर बढ़ा था। जब पावर बढ़ा था भाई, आप 10-1 या 10+1 या फिर 10 का कोई मल्टीपल +1 इस रेंज में 2 को नहीं ले जा पा रहे हो। ठीक है, 10 का कोई मल्टीपल हो और +1, तो 1 यहां पे 2 की जगह 1 रहता तो कितनी भी बड़ी पावर रहे कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। लेकिन अब आप उस जोन में नहीं जा पा रहे हो तो क्या कर सकते हैं, तो दूसरा चीज ट्राई करें कि हमें प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही थी, 17 जैसी पावर्स की वजह से। अगर ये पावर छोटी हो तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या ट्राई किया, हमने कहा कि इसकी पावर्स को और छोटा करने की कोशिश करो। तो और छोटा करने के लिए हमने इसको ऐसा लिख दिया कि 2 × 2⁻50, तो दैट इज 2 × इसको लिख सकते हैं हम 32 की पावर 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी ये कैसा रहा, 10 का कोई मल्टीपल +2, यहां भी 10 का मल्टीपल -2, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है। और रेज टू पावर आपका 10 लगा लेकिन इस बार। ठीक है, 2⁻10 तक की कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, ये तो इतनी बात समझ में आती है, 2⁻10 तक की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपन देख लेते हैं कि अब एक्सपेंशन अगर करेंगे तो कैसे आएगा, 2 × 10C0 30 की पावर 10 प्लस 10C1 30 की पावर 9 2⁻1 प्लस 10C2 30 की पावर 8 2 स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे करते हुए आप लास्ट में पहुंच जाओगे 10C10, नहीं लास्ट तक नहीं जाते हैं, थोड़ा पहले रुकते हैं, 10C9 या 10C8 है ना, 30 स्क्वायर 2⁻8। ठीक है, प्लस 10C9 30⁻1 2⁻9 और प्लस 10C10 30⁻0 2⁻10। ठीक है, तो अब आप देखो, अच्छा ये बाहर से ब्रैकेट भी लगा दिया। ठीक है, तो अब आप देखो कि इसमें 100 से डिविजिबल टर्म्स कौन सी हैं। तो भाई 10⁻10 यहां पर बन रहा है ना, कम से कम 30 की पावर 10 है, तो जिसमें 10 की पावर 10 तो इन्वॉल्व है, तो 10 स्क्वायर से तो ये टर्म डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा। ठीक है, यहां तक तो सभी कैसे हैं, सीधा डिविजिबल है। ठीक है, इससे 100 से, तो लिख दिया इसको 100 लैम्डा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी 100 से डिविजिबल है। इवन देखिए यहाँ पे 30 स्क्वायर में भी 900 बनेगा ना, 100 से डिविजिबल ही है। तो आप देखो यहाँ पे उसके बाद वाली टर्म्स को, उसके बाद वाली टर्म्स में देखो क्या क्या है, 10C9 मतलब 10 × 30
300 इंटू 2 की पावर 9। अभी इसमें भी आप देख सकते हो ये वाली टर्म भी आपकी 100 से डिविजिबल है, ये भी कोई रिमाइंडर वगैरह नहीं देगी। फिर आगे बढ़े, फिर लास्ट टर्म में आप देखो 10c10, 10c10 मतलब 1, 30 की पावर 0 मतलब 1, 2 रेज टू पावर 10, तो 2 रेज टू पावर 10 कितना हो जाएगा आपका 1024 है ना, तो 1024 ये आपका हो गया। ठीक है, तो इसने और इसने तो कोई रिमाइंडर देना नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका लिखा हुआ है 200 लेमडा प्लस 600 इंटू 2 की पावर 9 प्लस 2048। तो अब आप समझो सीधा सीधा कि अगर आप इसको 100 से डिवाइड करते हो तो ये कोई रिमाइंडर नहीं देगा, ये कोई रिमाइंडर नहीं देगा। रिमाइंडर कौन देगा 2048। तो दिस इज एज गुड एज सॉल्विंग रिमाइंडर 2048 व्हेन डिवाइडेड बाय 100, दैट विल गिव यू 48 ऑब्वियसली। ठीक है, तो आंसर इसका 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का अपना लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ अपन मिलेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन हमारा एप्लीकेशन से रिलेटेड बचा रह गया है, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस तरीके का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो डिविजिबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहे। ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल।